हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम आपके हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसके पहले हमने हिंदी की एक क्लास ले ली है। ये जो हमारी क्लास है वो हमारी एमसीक्यूज की दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने हिंदी के 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को इसके पहले वाली क्लास में कंप्लीट कर लिया है। तो जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखिए। ये सभी जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये विभिन्न प्रकार के आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है। इन सभी क्वेश्चंस को आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए। तो ये जो सभी क्लासेस हैं उन्हें आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। सभी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। और ये जो क्लासेस हैं ये आपके शिक्षक वर्ग के सभी वर्गों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका सहायक शिक्षक हो या फिर व्याख्याता। और सीजी टेट और सी टेट के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सीजी व्यापम में आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए जो ये हिंदी की सीरीज यहाँ पर चलाई जा रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स की भी यहाँ पर क्लासेस ली जा रही हैं। तो जिन्होंने भी ये सभी क्लासेस नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखिए। अभी से अगर आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए ही फायदेमंद होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए। और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितना ज़्यादा हो सके आप इसे शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। और जिन्हें भी इन सभी की पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ आप भी इन सभी क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए। सबसे पहला क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? खरोष्ठी, पाली, मंदारिन या फिर देवनागरी? तो आप सभी को इस क्वेश्चन का सही आंसर पता ही होगा। जो आपकी वर्तमान में आपकी हिंदी लिखी जाती है वो आपकी लिखी जाती है देवनागरी लिपि के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा देवनागरी लिपि। और जो आपकी भारत की जितनी भी आपकी लिपियां हैं वो मुख्यतः आपके ब्राह्मी लिपि से नहीं है। तो ये जो सभी हैं वो आपके ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत आती है। लेकिन जो हिंदी आपका वर्तमान में जिस लिपि में लिखा जाता है वो आपका है देवनागरी लिपि। और जो आपका खरोष्ठी है वो आपका आ जाएगा, इसे आपका दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। हम किसी भी चीज़ों को लिखते हैं वो आपका लिखा जाता है बाएं से दाएं की ओर। लेकिन जो आपकी खरोष्ठी लिपि होती है इसमें आपका लिखा जाता है दाएं से लेकर बाएं की ओर। आपके सम्राट अशोक जो थे, आपने जब हिस्ट्री पढ़ा होगा उसमें आपने देखा होगा कि जो आपके सम्राट अशोक थे उनकी जो लिपि है वो भी खरोष्ठी लिपि में ही लिखी गई है। जो इसमें से उनकी जो लिपि है उनमें आपके आ जाते हैं शाह, बाजगढ़ी और आपका आ जाता है मनसेहरा। जो आपका मनसेहरा है वो आपका खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। और जो आपका मंदारिन है, मंदारिन के अंतर्गत आपका आ जाता है, ये एक चीनी भाषा होती है। जो आपकी मंदारिन है ये आपकी चीनी भाषा होती है। और जो आपकी पाली होती है उसका जो अर्थ होता है वो आपका होता है पवित्र रचना। और जो आपका पाली है इसे बौद्ध के लिए यूज़ किया जाता है। जो आपके बौद्ध के त्रिपिटक जो भाषा होते हैं उनके लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। और जो आपकी वर्तमान हिंदी वो आपकी देवनागरी की लिपि में लिखी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका देवनागरी लिपि। तो इतने सभी एडिशनल पॉइंट्स जितने भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है उन सभी को आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए मर मिट जाता है इसलिए वह राष्ट्रभक्त कहलाता है। राष्ट्र के लिए मर मिटने वाले व्यक्ति ही सच्चा राष्ट्रभक्त है। वह व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्त है जो राष्ट्र के लिए मर मिटे। लास्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है, जब व्यक्ति राष्ट्र के लिए मर मिट जाता है तो वह सच्चा राष्ट्रभक्त कहलाता है। इसमें से आपको सही आंसर बताना है। जो सरल वाक्य है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो राष्ट्र के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्त है, ये आपका हो जाएगा सरल वाक्य। और जो आपका सरल वाक्य होता है उसमें आपके आ जाते हैं केवल एक ही विधेय होता है कि आपका सरल वाक्य कहा जाता है। और वाक्य के बारे में हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा था। तो जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखी वो जाकर जरूर देखिए। सभी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है, यह आपको बताना है। मिठास, चालाक, राष्ट्रीय या सरलता? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है ये आपका हो जाएगा चालाक। जो आपका चालाक है ये आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन जो ये बाकी है मिठास, राष्ट्रीय और सरलता, ये आपके आ जाएंगे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चालाक। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
इसमें आपको सर्वनाम का भेद का सही विकल्प बताना है। मैं स्वयं गाड़ी चला सकती हूँ। संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या निजवाचक सर्वनाम। इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, जो स्वयं आपका होता है वो आपका आ जाएगा निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। और इसके पहले वाली क्लास में भी हमने सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं उसके बारे में डिटेल से पढ़ा था। तो इसमें जो आपके 6 भेद आपके होते हैं उसमें आपका सबसे पहला आ जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक के अंतर्गत आपके आते हैं मैं, हम, तुम, आप, ये और वह। फिर आपका आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत आपका आता है यह, वे, ये और वह। और आपका जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है उसके अंतर्गत आते हैं कोई और कुछ। और जो आपका आता है निजवाचक सर्वनाम, इसमें ही आपका आ जाता है स्वयं या आप या खुद। जो स्वयं के लिए कोई चीज़ होती है वो आपका आ जाएगा निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। फिर आपका आता है संबंधवाचक सर्वनाम, उसमें आपका आ जाएगा जो और सो। फिर लास्ट आपका होता है प्रश्नवाचक, उसमें आपके आ जाते हैं क्या, कौन, कैसे, कहाँ, कब और क्यों। तो इतने आपको जो सर्वनाम के भेद हैं जो 6 प्रकार के हैं उन्हें आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निजवाचक सर्वनाम। अब नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए वाक्य में संबंध बोधक अवयव ज्ञात कीजिए। गाड़ी तेजी से आकर स्टेशन पर रुक गई। तेजी से आकर, पर, रुक या गाड़ी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तेजी से। जो तेजी से आकर स्टेशन पर रुक गई जो आपकी गाड़ी है वो इसमें सही हो जाएगी। जो तेजी से है वो आपका संबंध बोधक के अंतर्गत आएगा। और जो आपका संबंध बोधक अवयव होता है वो आपका होता है संज्ञा और सर्वनाम। जो संज्ञा या सर्वनाम होता है उससे जो संबंध बनाने वाले अवयव होते हैं उसे ही आपका संबंध बोधक अवयव कहा जाता है। और संबंध बोधक अवयव के अंतर्गत आपके आ जाते हैं ने, से, को, के लिए, के, की, में, पर। ये जो सभी हैं वो आपके संबंध बोधक के अंतर्गत आएंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि तेजी से आपका से यहाँ पर आ रहा है तो ये आपका हो जाएगा संबंध बोधक अवयव। तो ये सभी की पॉइंट्स भी आप अच्छे से याद रखेंगे, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। नेक्स्ट आपका है दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक, संयुक्त या फिर अकर्मक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रेरणार्थक। अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है, ये आपका प्रेरणार्थक के अंतर्गत आएगा। क्योंकि जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है उसमें जो कर्ता होता है वो स्वयं किसी कार्य को न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है, तो वो आपका होता है प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें आप देख सकते हैं जो अध्यापक है वो छात्र से कार्य करवा रहा है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग रूप ज्ञात कीजिए। परोपकारी का आपको स्त्रीलिंग बताना है। परोपकारिन, परोपकारिन, परोपकारी या परोपकनी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा परोपकारिणी। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका परोपकारिणी है वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से आपको सही काल के बारे में बताना है। दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा। तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल या हेतु हेतुमत भविष्य काल। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, इसमें निश्चितता का बोध नहीं है, इसमें संदिग्धता का बोध हो रहा है, इसीलिए इसमें जो सही आंसर हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि इसमें दिया गया कि दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह प्रकट हो रहा है, इसीलिए ये आपका संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। दिए गए वाक्य का कारक ज्ञात कीजिए। ए रमेश यहाँ आओ। अधिकरण, कर्ता, संबोधन या करण। इसमें आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा इसमें कारक हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा संबोधन कारक। संबोधन कारक के अंतर्गत आता है आपका, इसमें आपको किसी को पुकारना या फिर सावधान करने जैसी जो बातें होती हैं वो आपके संबोधन के अंतर्गत आएगी। जैसे कि ए रमेश यहाँ आओ, इसमें आपका रमेश है, इसे पुकारने जैसी बातें यहाँ पर हो रही, तो ये आपके संबोधन कारक के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे क्या कहा जाता है। तत्सम, तद्भव, देशज या संकर। तो जिसमें किसी शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे आपका कहा जाता है देशज शब्द। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा देशज। देशज के अंतर्गत आपके आ जाते हैं इस प्रकार के शब्द, जैसे कि आपका आता है घाघरा, खिड़की, खिचड़ी। ये जो सभी आपके शब्द होते हैं वो आपके
देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपको इनकी उत्पत्ति के बारे में पता नहीं होता, इसीलिए आपके आते हैं देशज शब्द के अंतर्गत। और जो आपका तत्सम शब्द होता है वो आपके संस्कृत से हूबहू लिए गए आपका तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे कि आपका इसमें आ जाएगा आम्र, इसके अंतर्गत आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा पुष्प। फिर आपका जो तद्भव शब्द होता है वो आपका आता है, ये संस्कृत से तो लिए जाते हैं, लेकिन जो इसका रूप होता है वो समय के साथ इसमें परिवर्तित होता जाता है। जैसे कि आम्र जो होता है उसे आपका कहा जाएगा आम, तो ये आपका हो जाएगा तद्भव और ये आपका हो जाएगा तत्सम। तो ये सभी पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कौन सा शब्द किसके अंतर्गत आता है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे आपका कहा जाता है देशज शब्द। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात करना है। दुराशा, दूर, द्र, दूर या दूरा। तो जो आपका उपसर्ग होता है वो किसी शब्द के पहले लगाया जाता है, और जो आपका दुराशा है वो आपके दूर उपसर्ग से मिलकर बना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार जो आपका प्रत्यय होता है वो शब्द के अंत में लगाया जाता है, तो इसे आपका प्रत्यय कहा जाता है। और जो आपका उपसर्ग होता है वो आपके शब्द के पहले लगाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूर। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। सृष्टि का विलोम शब्द कौन सा है? मरण, प्रलय, वृष्टि या मोक्ष। तो जो आपका सृष्टि है उसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रलय। सृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा आपका प्रलय। और जो आपका मरण होता है उसका विलोम शब्द हो जाएगा जीवन। वृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा अनावृष्टि। और आपका मोक्ष का विलोम शब्द हो जाएगा आपका बंधन। इस प्रकार से इन सभी के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से मेघ का समानार्थी नहीं है। वारिद, वारिज, नीरद या पयोधर। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वारिज। जो मेघ का समानार्थी शब्द नहीं है वो आपका हो जाएगा वारिज। बाकी जो वारिद, नीरद और पयोधर है ये आपके होते हैं मेघ के समानार्थी शब्द। तो इसका जो समानार्थी नहीं है वो आपका हो जाएगा वारिज। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ये आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीधे। तो लास्ट तक आप इसमें ज़रूर बने रहेंगे और अब भी इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट है आपका जंगल में लगने वाली आग। वाक्यांश का एक शब्द बताएं। जठरानल, बड़वानल, कामानल या दावानल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जो जंगल में लगने वाली आग होती है उसे आपका कहा जाता है दावानल। ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो पेट में लगने वाली जो आग होती है उसे जठरानल कहा जाता है। और जो आपका समुद्र में लगने वाली आग होता है उसे बड़वानल कहा जाता है। तो इस प्रकार से इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तुम खाली स्थान में रहते हो। वहीं, किंतु, कहाँ या जहाँ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कहाँ। तुम कहाँ रहते हो ये इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपके पूर्ण वाक्य के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 8 या 4। तो जो आपकी रचना की दृष्टि से आपके वाक्य के जो भेद होते हैं वो होते हैं आपके 3। इसमें आपके आ जाते हैं, सबसे पहला आपका आता है सरल वाक्य, फिर आपका आता है मिश्र वाक्य, फिर आपका आता है संयुक्त वाक्य। तो इन सभी के बारे में आपको याद होना चाहिए। 3 प्रकार के आपके वाक्य इसमें सही हो जाएंगे और इनके नाम भी आप इसमें याद रखेंगे। वाक्य वाली जो क्लास है वो किसी ने नहीं देखी, वो जाकर ज़रूर देखिए। ये सभी क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से संधि का कौन सा विकल्प सही नहीं है? चिन्मय व्यंजन संधि, सद्गुण व्यंजन संधि, पित्राज्ञा व्यंजन संधि या फिर रमेंद्र स्वर संधि। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो सही नहीं है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पित्राज्ञा है वो आपका व्यंजन संधि के अंतर्गत नहीं आएगा, ये आपका आएगा स्वर संधि के अंतर्गत। तो यही आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो बाकी ऑप्शंस हैं वो इसमें बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसमें गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। तिमाही में समास है द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी या कर्मधारय है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो आपका तिमाही है वो आपका आ जाएगा द्विगु समास के अंतर्गत। इसमें आपके संख्या से संबंधित जो शब्द होते हैं वो आपके होते हैं द्विगु समास,
जिसमें आपका जो पहला पद होता है वो आपका संख्यावाची होता है और दूसरा पद आपका जो होता है वो किसी प्रकार की गिनती को बताता है। तो यही आपका हो जाएगा द्विगु समास। जो तिमाही है वो आपके द्विगु समास के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 19, वाक्यांशों को उचित क्रम में सजाइए। उनके हाथ में देती है, लोकतांत्रिक राज्यों में सरकार, शासन की बागडोर या अपने प्रतिनिधि को चुनकर। इसमें से आपको सही उचित क्रम में इसे सजाना है। इसमें आपका सबसे पहले आ जाएगा लोकतांत्रिक राज्यों में सरकार अपने प्रतिनिधियों को चुनकर शासन की बागडोर उनके हाथ में देती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इन्हें उचित क्रम में लगाना है, तो ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, अतिशयोक्ति अलंकार में वर्णन किया जाता है सामान्य रूप से न के बराबर, कम करके या बढ़ा चढ़ाकर। तो जो आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है उसमें आपका वर्णन किया जाता है बढ़ा चढ़ाकर। अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत बढ़ा चढ़ाकर ही इसे प्रस्तुत किया जाता है। आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या है? कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अनुभवहीन व्यक्ति। जो अंडे का शहजादा है वो आपके मुहावरे का जो अर्थ है वो हो जाएगा अनुभवहीन व्यक्ति। इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22, चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी, जापानी, फ्रेंच या अंग्रेजी। तो जो चाय होती है वो आपकी हो जाती है चीनी भाषा, या यह आपकी चीनी भाषा से लिया गया शब्द है। जो चाय है वो आपकी चीनी भाषा के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला जो प्रथम कवि है किसे माना जाता है? तुलसीदास, अमीर खुसरो, मलिक मुहम्मद जैसी या चंदर बरदाई। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला जो प्रथम कवि था वो आपका था अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24, तमस उपन्यास के रचयिता कौन है? राजेंद्र यादव, प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र या भीष्म साहनी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीष्म साहनी जो है वो तमस उपन्यास के रचयिता हैं और इनका जन्म हुआ था रावलपिंडी में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था ये भी आप याद रखेंगे। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था रावलपिंडी में और इन्हें 1975 को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता है? परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जो आपका संयुक्त वाक्य होता है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। संयुक्त वाक्य आपका उसे कहा जाता है जिसमें दो या दो से अधिक उदाहरण वाक्य होते हैं, उसे आपका संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने हिंदी के टोटल 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को ये सभी क्लासेस मिल सके, और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।